तो हेलो गाइज, कैसे हो आप सब लोग। आप सभी का एक बार से स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए गाइज। तो गाइज आज हमारा जो एक मिनट तो गाइज आज हमारा लेक्चर 5 होने वाला है, और जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं चीफ नेशनल एक्टिविटीज़। ओके, तो उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी जो की सीरीज चल रही है। और आज हमारा गाइज जो है लगभग लास्ट लेक्चर है मॉडर्न इंडिया का। ठीक है, तो आज ये ख़त्म हो जाएगा। तो उम्मीद आपको जो पिछले वाले जो सारे हमने टॉपिक किए आपने रिवाइज ज़रूर किया होगा, उसको याद ज़रूर किया होगा, और आज आप इसके साथ जुड़े हैं। उसी के साथ साथ एमसीक्यूज़ करते रहना गाइस। आज के वीडियो के बाद कल मैं फाइनली एमसीक्यूज़ ले आता हूँ कि ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे टोटल एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न का, ठीक है, बुक के अनुसार। चलो कोई बात नहीं, चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। आज हम पढ़ने वाले हैं गाइस चीफ नेशनल एक्टिविटीज़। ठीक है, तो जैसे कि हम देखते हैं गाइस, कल हमने पढ़ लिया था कि किस वाले वाइसरॉय बैंक या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नर या फिर वाइसरॉय के समय क्या क्या हुआ था। हमने सब कुछ पढ़ लिया था कि किस गवर्नर के समय पीरियड पे क्या क्या मेन काम हुए थे। बट अब देख लेते हैं एक्टिविटीज़ भी क्या क्या हुई थी। तो क्रोनोलॉजिकली है गाइस ये सब कुछ। ओके, तो गाइस बात शुरू होती है 1885 से। क्यों? क्योंकि 1885 में कांग्रेस बनी थी गाइस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885। किसके द्वारा? ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, तो फाउंडर कौन थे कांग्रेस के? ए.ओ. ह्यूम, ये याद रखना अपना। ठीक है, ओके। तो अगर हम बात करते हैं गाइज कांग्रेस की, तो दादा भाई फर्स्ट सेशन जो इसका हुआ था बॉम्बे में, तो इसका फर्स्ट सेशन बॉम्बे में हुआ था, जिसके जो होस्ट थे वो डब्ल्यू.सी. बनर्जी, मतलब मुकेश चंद्र बनर्जी के हाथ में थी। ठीक है, जिसके सेशन का अध्यक्ष था, और 1885 में, और इसको 72 डेलीगेट्स ने अटेंड किया था ऑल ओवर इंडिया से। ओके गाइस, तो ये याद रखना। अच्छा, पहले मैं पढ़े था, फिर मैं आपके सामने इसको पूरे एक पॉइंट्स में चार्ट में डिस्कस करता हूँ। ठीक है, बात करें अगर मॉडरेट लीडर की, तो दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयबजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस जो थे। ओके, तो गाइस सबसे पहले जो मेन एक्टिविटी हुई थी 1885 के समय पे, जो कि हमारी कांग्रेस बनी थी, उसके बारे में बात है। देखो नॉर्मली बात क्या की गई, अगर हम बात करें ठीक है, तो क्या हुआ जब समय है 1885 का। ठीक है, 1985 में तो गाइस बीजेपी बनी थी। सो गाइस टाइम में 1885 का समय। ओके, सो क्या हुआ, कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस तो कांग्रेस की स्थापना होती है इसमें 1885 में, किसके द्वारा? ए.ओ. ह्यूम्स के द्वारा। ठीक है, जिसका पहला सेशन 1885 का जो सेशन है वो कौन अध्यक्ष बनता है, किसके अंडर होता है? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। और इस मीटिंग जो हुई थी, जो फर्स्ट सेशन था, कितने डेलीगेट्स आए थे ऑल ओवर इंडिया, कितने मेंबर्स आए थे? 72। ठीक है, 4 बातें हैं ये याद रखनी है। चलो अगर हम बात करें उसके बाद, तो पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 है। अब गाइज इसके बाद जो भी एक टॉपिक आएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सब कुछ बताया हुआ बुक में, और क्रोनोलॉजी बताया, टाइम पीरियड याद रखना हमने। ठीक है, तो 1905 में क्या हुआ था? पार्टीशन हुआ था बंगाल का। किसके द्वारा? कौन उस समय का वाइसरॉय था? गाइज वो था लॉर्ड कर्जन। ओके, तो कब हुआ था? अगर हम पूरी डेट होता है 16 अक्टूबर 1905 में। बंगाल जो काफ़ी बहुत बड़ा एरिया था गाइज, बंगाल उसको अलग अलग डिवाइड कर दिया, बिहार, ठीक है, यूपी तो इससे पड़ेगा, ठीक है, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ एंड ऑल दैट। तो बंगाल को पार्टीशन किया था थ्रू द रॉयल प्रोग्रामिंग, रिड्यूसिंग द ओल्ड प्रोविंशियल बंगाल इन साइज बाई क्रिएटिंग ईस्ट बंगाल एंड असम ऑफ द रेस्ट ऑफ बंगाल। ठीक है, तो मैंने बोलता ना कि क्योंकि वो काफ़ी बड़ा था, तो इसको ईस्ट और वेस्ट में वो कर दिया गया था। नेक्स्ट अगर बात करें तो 1905 के समय पे गाइज एक और बड़ा मूवमेंट हुआ था, स्वदेशी मूवमेंट। गाइज सब जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गया तो लोगों को पता लगना शुरू होगा कि जो ब्रिटिशर्स है कहीं ना कहीं हमको डिवाइड रूल कर रहे हैं, हमको एक दूसरे के खिलाफ लड़ा रहे हैं, अलग कर रहे हैं, और हमको हम कमज़ोर पड़ रहे हैं। तो गाइज उन्होंने इंडियंस ने स्वदेशी मूवमेंट चलाया कि भाई हम चार जो चीज़ें ब्रिटिश की चीज़ों का बहिष्कार करने लगे, और अपनी स्वदेश की चीज़ें, अपनी चीज़ें, इंडिजिनस चीज़ों का यूज़ करने के लिए लोगों को मोटिवेट करने लगे। ठीक है, तो 1905 में स्वदेशी मूवमेंट चलाया था। ओके, इट ओरिजिनल एंटी पार्टीशन मूवमेंट ऑफ बंगाल। ठीक है, लाल बाल पाल एंड अरबिंदो घोष प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल। सो गाइज लाल बाल पाल को अगर हम बात करें, अगर हम किसकी बात करते हैं, एक मिनट यार, ये थोड़ा सा
जब हम बाद में जाके हिस्ट्री में पढ़ेंगे फेमस पर्सनैलिटी के नेम, तो वहाँ पर आता है लाल बाल, इम्पॉर्टेंट है गाइस, ठीक है, बाल। तो अगर हम बात करते हैं लाल की, तो ये लाला लाजपत राय, ठीक है। बाल की अगर बात करें तो बिपिन चंद्रपाल, ठीक है, बिपिन चंद्रपाल। और अगर हम पाल की बात करें, सो सॉरी गाइस, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुई, वही मैं सोचूं, एक मिनट, लाल बाल पाल। तो जब गाइस बाल की बात है तो बाल गंगाधर, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। और पाल की बात करें तो बिपिन चंद्रपाल, ठीक है, बिपिन चंद्रपाल, ये तीन थे, ठीक है, लाल बाल पाल। इनका फेमस नाम है, ये पूछा जाता है कि भाई इन तीनों की फुल फॉर्म पूछी जाती है, ठीक है। तो लाल बाल पाल दैट इज़ लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल और अरविंदो घोष ने इस मूवमेंट पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाया, ठीक है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो स्वदेशी मूवमेंट था, इसकी फुल मतलब इसकी इन्होंने इसका बड़ा चढ़ के प्रचार प्रसार किया, कहाँ, बनारस सेशन में, ठीक है, बनारस सेशन 1905, जिसको किसने प्रेसाइड किया था गाइस, जिसको किया था गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में मैंने आपको कल बताया था, एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताता चलता हूँ कि गोपाल कृष्ण गोखले को क्या एमसी को पूछा जाता है कि इज़ द पॉलिटिकल लीडर या टीचर ऑफ महात्मा गांधी। अब वो भी आने वाले हैं, महात्मा गांधी अभी तक इंडिया आए नहीं है, क्योंकि अब हम सबको पता है कि महात्मा गांधी इंडिया कब आते हैं, 1915 में, ठीक है, तब तक की बात है। अच्छा, तो उसके बाद नेक्स्ट मूवमेंट होता है सबसे मेजर, दैट इज़ मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम की लीग की स्थापना होती है गाइस, कब होती है, 1906 में होती है, ओके। तो सेट ऑफ इन 1906 बाय आगा खान, किसके द्वारा, तो मुस्लिम लीग जो है आगा खान के द्वारा बनती है, ठीक है, आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका एंड नवाब मोहसिन उल मुल्क, तो इन तीनों के द्वारा जो है मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है। द लीग सपोर्टेड द पार्टीशन ऑफ बंगाल, ओके, एंड अपोज द स्वदेशी मूवमेंट। तो गाइस मैक्सिममली अगर बात की जाए, अब आगे जाके जब ऐसा होगा तो मैक्सिममली मुस्लिम लीग ने हर एक चीज़ में एंटी ही चली है कांग्रेस के, ठीक है, कहीं कहीं पे मिलन होता है इनका, ठीक है। तो अगर हम बात करें मुस्लिम लीग की, तो इन्होंने स्वदेशी मूवमेंट जो चलाया था इंडियंस ने, उसके खिलाफ थे, ठीक है, एंटी थे। और जो पार्टीशन हुआ था ब्रिटिश ने पार्टीशन किया था बंगाल का, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में दिया था, तो उसका सपोर्ट किया था, ठीक है, सपोर्टेड। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया में ऐसे कौन सी पार्टी या सिर्फ ऐसी कौन सी लीग थी जिसने पार्टीशन ऑफ बंगाल का सपोर्ट किया था, तो मुस्लिम लीग एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अगर हम बात करें और, तो डिमांडेड स्पेशल सेफगार्ड कम्युनिटी एंड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम, सबसे पहले उसकी स्टार्टिंग से ही सबसे पहले उसकी ये डिमांड रही है कि भाई उस सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द मुस्लिम्स, ठीक है, और लेट द कम्युनल डिफरेंसेस बिटवीन हिंदू और मुस्लिम, जिसकी वजह से हिंदू और मुस्लिम में कम्युनल डिफरेंसेस होने लगे, ठीक है। अगर हम आगे बात करते हैं तो सूरत सेशन आता है 1907 का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। आई से स्प्लिट इनटू टू में, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इसमें 1907 में दो हिस्सों में टूट चुकी होती है, बढ़ चुकी होती है, ठीक है। कौन कौन सी में, एक्सट्रीमिस्ट एंड द मॉडरेस्ट, ड्यू टू द डिबेट ऑन द नेचर ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है। तो जब हम स्वदेशी मूवमेंट की बात करते हैं, जिस तरह से हुआ, ठीक है, उसका विरोध वगैरह होने लगा, तो जो बड़े बड़े लीडर्स थे वो कुछ मतलब एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट, मतलब नरम दल और गर्म दल में जो है इंटरनेशनल कांग्रेस बढ़ गई। तो जो नरम दल में थे वो बड़े बड़े लीडर्स जैसे थे, वो अहिंसा, वो भी सच्चाई का रास्ता, लॉ का रास्ता लेना चाहते थे कि भाई जैसे कि नहीं, जो भी सब कुछ अच्छे से करेंगे, जैसे गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, ठीक है, दादा भाई नरोजी हो गया, अरविंद घोष, ये सारे मॉडरेट थे, ठीक है, मॉडरेट। तो एक्सट्रीमिस्ट में आगे जैसे लाल बाल पाल, ठीक है, लाल बाल पाल, तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाल बाल पाल कौन से टाइप के एनसी में जो थे लाल बाल पाल, वो कौन से टाइप के लीडर थे, एक्सट्रीमिस्ट से मॉडरेट, तो वो एक्सट्रीमिस्ट थे, ठीक है गाइस। गर्म दल से थे और नरम दल से गोपाल कृष्ण गोखले एंड ऑल दैट, ठीक है। आगे हम बात करें गाइस, एक्सट्रीमिस्ट बाय लेड बाय लाल बाल पाल एंड मॉडरेट्स बाय, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, एंड मॉडरेट्स बाय गोपाल कृष्ण गोखले। ये यहाँ पर क्या हो गया है, ठीक है। उसके बाद 1907 के बाद आता है नेक्स्ट हमारा 1909 में, ठीक है, 1909 का समय आता है और मॉर्लोमेंटो रिफॉर्म्स आते हैं, ठीक है।
मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स, वो बोलो, ठीक है आप 1909 में। द रिफॉर्म सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम बिसाइड्स अदर कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स, ठीक है। तो ये आता है कि जैसे कि मुस्लिम लीग ने अपनी डिमांड रखी थी कि हमको सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए हमारे मुस्लिम के लिए अलग, और भी कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स के लिए ये रिफॉर्म्स लाए गए थे, ठीक है। उसके बाद 1909 के बाद 1913 में एक बड़ी मूवमेंट होता है, दैट इज़ गदर पार्टी की फॉर्मेशन होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, बड़ी बार जो है पेपर्स में पूछा गया है कि गदर पार्टी के बारे में पूछा गया, ठीक है। अगर हम बात करते हैं गदर पार्टी की, तो फॉर्मेशन हुई थी गाइस का 1913 में, ठीक है। 1913 में गदर पार्टी की फॉर्मेशन हुई थी, कौन जो किसके द्वारा, ठीक है, लाला हरदयाल, ठीक है, हरदयाल और तारक नाथ दास, ठीक है। कौन थे? तारक नाथ दास, और उसके अलावा सोहन सिंह भकाना। तो ये तीनों जो थे इसके लीडर फाउंडर थे, हेड थे। कौन कौन थे? लाला हरदयाल, तारक नाथ दास एंड सोहन सिंह भकाना, ओके। तो अगर हम बात करें इसकी हेड क्वार्टर की तो गाइस, तो इसका हेड क्वार्टर था सैन फ्रांसिस्को में था, ठीक है गाइस, सैन फ्रांसिस्को में। तो पहली ऐसी पार्टी थी आप बोल सकते हो जो कि आउट ऑफ इंडिया के बाहर बनी थी, ठीक है। नेम वाज टेकन फ्रॉम द वीकली पेपर। तो ये जो गद्दर है ये एक वीकली पेपर जो था उससे, न्यूज़पेपर उससे लिया गया था, ये भी यहाँ से क्वेश्चन पड़ता है, ठीक है। गदर विच हैज़ बीन स्टार्टेड ऑन नवंबर 1, 1913 टू कमोरेट 1857 वर्ल्ड। तो जो वीकली पेपर है गदर, उससे जिससे नाम लिया है, तो वो चला था 1 नवंबर 1913 को, ठीक है। जो 1857 का रिवॉल्ट है तो उसके बाद बेसिस पे, ठीक है। अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडियन एम्पायर, तो अगर हम बात करते हैं तिलक की, तो बाल गंगाधर तिलक की, तो बाल गंगाधर तिलक ने सपोर्टेड द मूवमेंट एंड जॉइन एनी बेसेंट, तो होम रूल मूवमेंट चलाया था। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ मिस हो गई है, रुको एक मिनट, हाँ सॉरी, यहाँ पर एक चीज़ मिस हुई है गाइस। तो जब गदर पार्टी की स्थापना हो जाती है 1913 में, उसके बाद गाइस नेक्स्ट हमारा मूवमेंट होता है 1916 में, ठीक है। कौन सा होता है? 1916 में। अब आप इस पर थोड़ा सा नोट करना, यहाँ पर थोड़ा पीडीएफ मिस हो गई थी। 1916 में इसमें क्या होता है? होम रूल मूवमेंट होती है, होम रूल मूवमेंट, ठीक है। होम रूल मूवमेंट की स्थापना होती है, किसके द्वारा स्टार्ट की जाती है गाइज? ये कहीं स्टार्ट की जाती है, यस, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। कब स्टार्ट की जाती है? अप्रैल 1916 में, ठीक है। कहाँ पर स्टार्ट की जाती है? एट पूना, ओके। और एनी बेसेंट और एस एस सुब्रमण्यम अय्यर ने भी अदयार, मतलब आप बोल सकते हो मद्रास में, ठीक है, मद्रास में। तो मद्रास है DRAS, मद्रास में किसने? एनी बेसेंट ने और एस सुब्रमण्यम ने सितंबर में होम रूल मूवमेंट चलाई थी, ठीक है। तो ये पूछा जाता है कि बाल गंगाधर तिलक ने कहाँ और एनी बेसेंट ने कहाँ चलाई थी? बाल गंगाधर तिलक ने गाइस चलाई थी कहाँ पर? बाल गंगाधर तिलक ने चलाई थी पूना में, और एनी बेसेंट ने कहाँ पर चलाई थी? एनी बेसेंट ने चलाई थी मद्रास में, ओके। तो अगर हम बात करें इसके ऑब्जेक्टिव क्या था, तो सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया, ठीक है। इंडिया को लिए सेल्फ गवर्नमेंट ही इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। कहीं ना कहीं स्वराज की जो चिंगारी थी गाइज वो झलकने लग चुकी थी, ओके। तिलक सपोर्टेड द मूवमेंट एंड जॉइंड एनी बेसेंट, ही रेज द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ एंड आई विल हैव इट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइज, एक हिस्ट्री में पता होना चाहिए कि ये स्लोगन किसने दिया था? ये दिया था बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। कि स्वराज स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा गाइस, ये इसका मतलब है स्लोगन का, जो किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने दिया था गाइस, ओके। तो अगर हम एक बार वापस से होम रूल मूवमेंट को रिवाइज करते हैं, तो होम रूल मूवमेंट को रिवाइज करते हैं तो क्या पढ़ेंगे कि भाई, एक मिनट यहाँ पर तो बताया हुआ है, चलो अगर हम इसको रिवाइज करते हैं तो क्या होगा? 1916 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है, किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, ठीक है। कब हुई थी? अप्रैल में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? पूना में हुई थी, ओके। तो बाद में होम रूल मूवमेंट को किसने साउथ में किसने स्टार्ट किया? एनी बेसेंट और एस सुब्रमण्यम ने, ठीक है। तो उन्होंने कहाँ पर स्टार्ट किया था? मद्रास में स्टार्ट किया था। कौन से समय पे किया था? सितंबर में स्टार्ट किया था, ओके। ऑब्जेक्टिव इसका क्या था? सेल्फ रूल। और बाल गंगाधर तिलक ने क्या स्लोगन दिया था? स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ठीक है। तो ये 4-5 चीज़ें स्वराज के बारे में उसके बारे में आपको याद रखनी है गाइस।
नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो किसकी आती है, लखनऊ पैक्ट गाइज। लखनऊ पैक्ट उसके बाद 1916 में है लखनऊ पैक्ट भी होता है। पैक्ट बिटवीन आईएनसी एंड मुस्लिम लीग, क्योंकि मुस्लिम लीग भी उस समय तक काफ़ी बड़ी चढ़ी हो चुकी थी, क्योंकि मुस्लिम्स के भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्टर्स थे, ऐसा बात नहीं है, मुस्लिम लीग के भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्टर थे कांग्रेस के खिलाफ। ओके, क्योंकि 1916 में क्या हुआ था, ब्रिटेन और टर्की की वार हुई थी, जैसे मैंने को पता है कि लीडिंग द एंटी ब्रिटिश फीलिंग अमंग मुस्लिम्स। तो उससे पहले तक जो मुस्लिम लीग थी वो ब्रिटिशर्स की कट्टर सपोर्टर थी, लेकिन उसकी वजह से, क्योंकि ब्रिटिश और टर्की की वार हो गई थी वहाँ पर डायरेक्ट टर्की में, और ब्रिटिशर्स ने उनके खलीफा को भी वहाँ से हटा दिया था, तो वो कहीं ना कहीं सेंटिमेंटल इशू था मुस्लिम्स के लिए, तो वो कहीं ना कहीं उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो गए वो यहाँ पर इंडिया में कि भाई आपने उसने हमारे साथ ऐसा किया, जो कि गलती, ठीक है। तो वहाँ पर लखनऊ पैक्ट में फॉर द फर्स्ट टाइम कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग जो है साथ में आए थे, इकट्ठा हुए थे, ठीक है। और इन दोनों ने भाई अपने स्टेट के लिए, अपने कंट्री के लिए क्या मांगा था, डोमिनियन स्टेटस मांगा था गाइस। 1916 का समय आ चुका है, और समय जो है महात्मा गांधी जो है इंडिया आ चुके हैं। और गाइस ये समय की कौन सा चल रहा है पता है आपको, ये समय चल रहा है वर्ल्ड वार फर्स्ट का, क्योंकि वर्ल्ड वार फर्स्ट का समय क्या है 1914 से लेकर 1918 तक, और ठीक है। और जब महात्मा गांधी के बात आता तो महात्मा गांधी को टाइटल दिया जाता है, दैट इज सर्जेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो सर्जेंट ऑफ ब्रिटिशर्स मतलब ब्रिटिशर्स का सर्जेंट मतलब ऐसा कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में जब ब्रिटिशर्स को सैनिकों की कमी हो गई थी, तो उन्होंने ऐसे झुंड में बोला था कि महात्मा गांधी को कि आप हमारी सबसे पहले मदद कर दो, तो बाद में हम आपके देश को छोड़ देंगे, या फिर मतलब आप उन्होंने आपकी जो डिमांड है उसको पूरी कर देंगे। तो बाद में महात्मा गांधी ने बड़े ज़्यादा प्रेरित किया था लोगों को कि आप ब्रिटिशर्स का सपोर्ट करो फर्स्ट वर्ल्ड वार में, बाद में हमको छोड़ देंगे, ठीक है। तो बाद में ऐसा हुआ नहीं था, तो फिर जब सेकंड वर्ल्ड वार आई थी, फिर वापस उन्होंने सपोर्ट मांगा, फिर महात्मा गांधी ने बोला था कि भाई आप दिस इज पोस्ट डेटेड चेक, तो वो बाद में हम पढ़ते हैं, ठीक है। चलो ये तो बात हो रहेगी ऐसी नॉलेज अपने ऊपर एडिशनल इन्फॉर्मेशन की। तो 1916 का लखनऊ पैक्ट हो गया। अब आता है सबसे एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, दैट इज़ रोल टैक्ट। मैंने हमने कल भी बताया था, काला कानून जिसको कहा गया था, जिसका समय है मार्च 18, 1919, ठीक है। जिसकी जो कि पावर्स देता है ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि वो किसी भी इंसान को जेल में डाल सकते हैं सिर्फ शक के बिनावे पे बेसिस पे, और वो इंसान रोल टैक्ट के तहत अपने लिए एक जुडिशली मतलब कोई अपील नहीं कर सकता कि भाई मुझे छोड़ दिया जाए, अपने लिए कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता, और अपने लिए कोई जज वगैरह वकील नहीं कर सकता आगे बचने के लिए, जिसका मतलब है डायरेक्ट शक के बेसिस पे किसी को भी जेल में डाला जा सकता है। तो ये था रोल टैक्ट काला कानून को कहा गया हुआ है, ठीक है। ब्लैक रूल भी लॉ कहा गया है, ठीक है, इसको याद रखना। दिस गेव अनब्रिटेड पावर टू द गवर्नमेंट अरेस्ट इम्प्रेशन सब्जेक्ट ऑन द ट्रायल, जैसे मैंने बताया लॉ सस्पेंडेड हैबस कॉर्पस व्हिच हैड बीन फाउंडेड द सिविल लिबर्टीज ऑफ द ब्रिटेन। तो जैसे मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, रोल्ट सत्याग्रह वॉज स्टार्टेड अगेन एंड दिस वाज द फर्स्ट कंट्री वर्ल्ड वाइड एबोलिशन बाय गांधी जी। तो उस समय तक जो है गांधी जी ने खेड़ा आंदोलन किया, चंपारण आंदोलन, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक आंदोलन किया था, ठीक है। वो तो छोटे छोटे थे, लेकिन जब रोल्ट एक्ट के खिलाफ सबसे पहले रोल्ट सत्याग्रह उन्होंने सबसे पहली बार महात्मा गांधी ने इंडिया वाइड सबसे इतना ज़्यादा कंट्री वाइड हुआ था, मतलब सबसे ज़्यादा इस अभी तक नेशन वाइड हुआ था, सभी लोग जुड़ गए थे, क्योंकि भाई ब्रिटिश को सब जगह तो राय था, और उन्होंने हर जगह पे ये खप मचाई हुई थी, तो सभी लोग जो है कहीं ना कहीं सेंटिमेंटल हो गए 1857 की रिवॉल्ट की तरह, ठीक है। तो उसके बाद एक और सबसे बड़ी मूवमेंट हो गया, एक्टिविटी हो गई, दैट इज जलियांवाला बाग मैसेकर, जलियांवाला बाग हत्याकांड जिसको आप बोल सकते हो, ठीक है। तो कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था गाइस। ये इसमें क्या हुआ था कि भाई वैसाखी का समय था, अप्रैल जलियांवाला बाग आज भी अमृतसर में जो लोकेशन है, ठीक है। तो क्या हुआ था कि सभी लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए थे, और जो ये रोल टैक्ट हुआ था ये इसके खिलाफ मीटिंग चल रही थी, मतलब मीटिंग क्या चल रही थी, नॉर्मल सब लोग बैठ के बात कर रहे थे। ये बिल्कुल हिंसावादक नहीं होता, क्या नॉर्मल बैठ के कोई इसमें मतलब इलीगल कुछ नहीं था, ठीक है। तो पीपल वहाँ पर बैठे हुए थे। तो फिर जब जनरल डायर आया तो उसने गोली चला दी थी, और हम आगे बढ़ते, ठीक है। तो पीपल वर अटेंड ओवर अरेस्ट बाय डॉक्टर किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल ऑन 10 अप्रैल 1990। तो जब गाइज रोल टैक्ट आया था तो उसके खिलाफ उस बेसिस पे रोल टैक्ट के तहत डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मतली के मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इन दोनों का नाम। तो इन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया था 10 अप्रैल 1919। उसके बाद में उनको क्यों अरेस्ट किया गया, उनको किस तरह से छुड़ाया जाए, उसकी बात करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाले बाग में लोग इकट्ठा हुए थे, और उन्होंने बातचीत करने लगे, तो मीटिंग कर रहे थे कि भाई क्या कर रहे हैं हम आगे।
तो उसको उसके जब ये खबर जो है ब्रिटिशर्स को पता लगी कि भाई सारे लोग इकट्ठा हो चुके हैं और कुछ प्लान बना रहे हैं, तो उन्होंने जनरल ओडायर को ये वो दी कि भाई इस मीटिंग को ख़त्म करो। तो जनरल डायर ने कुछ जैसे ही उस जगह पे पहुंचते हैं तो एक ही गेट पड़ता है। जैसे अगर हम ये बात करें ये अगर है तो एंट्रेंस अगर हम बात करें तो एक ही एंट्रेंस है यहाँ से, और इस वाले एंट्रेंस से जब जनरल डायर आया और यहाँ से उसने अपनी जो है सभी आर्मी लगाई, ठीक है, आर्मी लगाई। उसने बिल्कुल एक बार कोई वार्निंग नहीं दी, बिना वार्निंग के अंधाधुन गोलियों की बरसात करवा दी गाइस, गोलियों की बरसात करवा दी जो वहाँ पर बैठे थे लोग, ठीक है। लोग यहाँ पर भागने लगे, कुआं, यहाँ पर कुआं था, ऐसे बोलते कि पूरा खून खून कुआं हो गया था, ठीक है। आज के समय पे भी जब हम देखते हैं तो यहाँ पर जाते हैं तो ये एक ही गेट है यहाँ पर जाने का। तो बहुत बुरी तरह से मार धाड़ हुई थी एक यहाँ पर जलियांवाला बाग में, ठीक है, जो कि बहुत अपने आप में बहुत निंदनीय कार्य था, ठीक है, जनरल डायर का। बाद में उधम सिंह ने अपना बदला ले लिया था। अब अपना क्या बदला लिया था, मतलब सभी इसका रिवेंज लिया था, लंदन जाके जनरल डायर को मारा था। जनरल डायर, ये वाला जनरल डायर तो नहीं था, बट वो मिशेल डायर था जिसने इसकी सराहना की थी कि भाई हाँ वो सही हुआ, ठीक है। तो ये वाला जनरल डायर 1927 में पहले से ही मर गया था फिर, लेकिन इस वाले को नहीं मिला जिसने गोलियाँ चलाई थी, लेकिन जिसने ऑर्डर दिया था उस वाले जनरल डायर को उसने मारा था, ठीक है, उधम सिंह ने। चलो आगे चलते हैं। तो अगर हम बात करते हैं आगे जाके, तो हमसे गए, हमने सब ये देखो पढ़ लिया, ठीक है। तो ये पूछा जाता है कि उधम सिंह ने जनरल डायर को कहाँ पे मारा था, सेक्शन हॉल लंदन में, ठीक है। उसके बाद आता है खिलाफत मूवमेंट 1920 में आता है, ठीक है। मुस्लिम बार एगेटेड बाय द ट्रीटमेंट डन बाई टर्की बाई द ट्रीटमेंट डन विद टर्की बाई ब्रिटिशर्स एंड ट्रीटेड फॉलोड बाय द फर्स्ट वर्ल्ड वार। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ब्रिटिशर्स ने जो है टर्की में उनके खलीफा के साथ वो किए दी थी और उनको हटा दिया था, तो जिसकी वजह से जो मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लोग थे, उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा आक्रोशक थे। उन्होंने खिलाफत मूवमेंट चलाया था 1920 में, ठीक है। किसने चलाया था, अली ब्रदर्स ने चलाया था, शौकत अली एंड हिज ब्रदर, ठीक है। तो मोहम्मद अली, तो कौन कौन से थे, अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली एंड शौकत अली स्टार्टेड दिस मूवमेंट। इट वाज जॉइंटली लेड बाय खिलाफत लीडर्स एंड द कांग्रेस। फिर कांग्रेस में इनके सपोर्ट में जुड़ गई थी, बाद में इन दोनों की फीलिंग सेम हुई थी, ओके। उसके बाद बात करते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की 1920 में। तो इसी के साथ साथ में बहती गंगा में हाथ धोते हुए महात्मा गांधी ने भी 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला दिया। कांग्रेस पास द रेजोल्यूशन इन कलकत्ता सेशन इन 1920, ठीक है। 1920 में कांग्रेस ने अपने कलकत्ता सेशन में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया था, ठीक है। इट वाज फर्स्ट मास बेस्ड पॉलिटिकल मूवमेंट अंडर गांधी जी। तो हमने देखा कि रोल सत्याग्रह किया था गांधी जी ने, लेकिन उससे भी बड़ा जो सबसे पहला वर्ल्ड वाइड इंडिया वाइड पूरे कंट्री वाइड मास लेवल जो था पॉलिटिकल मूवमेंट था, ये था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में होता है, ठीक है। रूरल टैक्स के खिलाफ रिफ्यूजल टू अटेंड गवर्नमेंट दरबार एंड बाइकआउट ऑफ ब्रिटिश कोर्ट बाय द लॉयर्स। तो महात्मा गांधी सबसे कहा कि भाई, महात्मा गांधी ने सबसे कहा कि भाई सबसे पहले ब्रिटिशर्स को हराने का ये है कि उनकी बनाई हुई चीज़ों का बहिष्कार करना, उनके कोर्ट में जाना बहिष्कार करना, उनकी जो नौकरियाँ ली आपने वो बहिष्कार कर दो, छोड़ दो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, 2 साल के बाद चोरी चोरा कांड हो जाता है गाइस, चोरी चोरा इंसिडेंट जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो कांग्रेस सेशन एट इलाहाबाद इन दिसंबर 1921 डिसाइडेड टू लॉन्च सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, गांधी जी वाज अपॉइंटेड इट्स लीडर, ठीक है। तो कांग्रेस सेशन जो इलाहाबाद में जो कांग्रेस सेशन हुआ था दिसंबर 1921 में, उसमें उन्होंने ये डिसाइड किया था कि भाई सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाएंगे, असहयोग आंदोलन चलाएंगे और गांधी जी उसके लीडर बनेंगे। बिल्कुल सही कहता है उसी साल, लेकिन जो है चोरी चोरा इंसिडेंट होता है, बट बिफोर इट कुड लॉन्च, वो लॉन्च होने से पहले ही, ठीक है, अ मॉब ऑफ पीपल एट चोरी चोरा, ठीक है। जो एक भीड़ थी चोरी चोरा में जो लोगों की नियर गोरखपुर क्लैशेस विद द पुलिस एंड बर्न 22 पुलिसमैन ऑन फरवरी 15/1922। तो ये डेट पूछी जाती है कि 15 फरवरी 1922 में गाइस क्या होता है, एक भीड़ आती है, जो आक्रामक भीड़ आती है, उसने गोरखपुर में चोरी चोरा गोरखपुर में 12 पुलिस वालों को पुलिस थाने के अंदर जिंदा जला दिया था गाइस। तो उसके जब ये बात महात्मा गांधी को पता लगी, तो क्योंकि आपको पता ही है महात्मा गांधी जो कितने अहिंसावादी हैं, ठीक है, तो उन्होंने बोला कि भाई अब मैं अपना मूवमेंट वापस लेना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा सबसे पहला आदर्श यही था कि मैं अहिंसावादी हूँ, हिंसा नहीं होनी चाहिए मेरे मूवमेंट में। तो बड़ी ज़्यादा उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया था। हालांकि जो उस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की वजह से जब तक चल रहा था, काफ़ी ज़्यादा ब्रिटिशर्स जो थे हमारे कंट्रोल में आ चुके थे, और अगर ऐसा होता था कि बहुत जल्द आज़ादी मिल सकती थी, ठीक है गाइस, बट महात्मा गांधी ने वापस ले लिया। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों के दिल टूट गए थे, बहुत ज़्यादा लोगों के, क्योंकि हर बंदे ने अपना सब कुछ लगा दिया था, सब कुछ दाव पे लगा दिया था, और उनकी बात मान के चला गया था, बट उन्होंने ही वापस ले लिया वो, ठीक है। दिस कंपेल्ड गांधी जी टू विड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑन फरवरी 1, 1922, ठीक है, मैंने बोलता जैसे कि
नेक्स्ट है 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना होती है गाइस, ठीक है। मोतीलाल नेहरू, सी आर दास एंड एन सी केलकर, जिनको प्रो चेंजर्स कहा गया हुआ, ठीक है। कौन कौन? मोतीलाल नेहरू, सी आर दास एंड एन सी केलकर डिमांडेड दैट नेशनली शुड एंड द बाइकॉट एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल एंटर देम द एंड एंटर देम एंड एक्सपोज देम, ओके। तो इनका कहना यह था कि जो नेशनलिस्ट थे, जो भी लीडर्स थे, उन्होंने जो कि ब्रिटिशर्स की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें एंटर करके उनको बाइकआउट करो और उनको एक्सपोज करो कि भाई हमको अपनी चाहिए, ओके। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो साइमन कमीशन आता है गाइस, ठीक है। साइमन कमीशन आता है 1928 में। बट अगर हम बात करें गाइस बीच में तो काकोरी लूट केस भी आता है 1925 में, ठीक है। 1925 में जो कि काकोरी की जो ट्रेन है पूरी लूट ली थी अंग्रेज़ों की, ठीक है। तो वो भी मोटी याद रखना, बस में बताया नहीं मैं वो, क्योंकि मैंने पिछले में पढ़ लिया था, ओके। तो अगर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं गाइस साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का टाइम पीरियड की बात करें तो 1927 में आया था, ठीक है। कौन कौन थे इसमें? जॉन साइमन टू व्यू द पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया एंड इंट्रोड्यूस फॉर द रिफॉर्म एंड एक्सटेंशन ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। इंडियन लीडर्स अपोज साइमन कमीशन एज देयर वाज नो इंडियन सीनेट एंड क्राइड साइमन गो बैक। सो गाइस साइमन कमीशन आया था 1927 में, ठीक है। और इंडियंस ने इसका बढ़ चढ़ के विरोध किया था। क्यों? क्योंकि यार आप इंडियन के लिए आए हो, कहीं किसी जगह के लिए आए हो, और उस जगह का एक भी मेंबर नहीं, और बाकी सारे के सारे जो साइमन कमीशन में मेंबर थे सारे के सारे बाहर के मेंबर थे गाइस। तो हाउ कैन वो कैसे बता सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर जगह के बारे में, किसी पर्टिकुलर लोकेशन के बारे में, उन लोगों के बारे में के फीलिंग के बारे में कैसे बता पाएंगे, क्योंकि वो तो वहाँ के हैं ही नहीं। सो इंडियंस ने बड़ा ज़्यादा इसका विरोध किया था कि भाई आप यहाँ के लिए लॉ ला रहे हो, कानून ला रहे हो, यहाँ पर रिफॉर्म ला रहे हो, और यहाँ का बंदा ही नहीं है, ठीक है। तो इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया था और नारा लगाया था, स्लोगन दिया था साइमन गो बैक, ठीक है। तो यहाँ पर साइमन गो बैक में लाला लाजपत राय जी की हत्या हुई थी कि लाठी चार्ज में हुआ था, ठीक है। द गवर्नमेंट यूज ब्रूटल रिप्रेशन एट लाहौर। लाला लाजपत राय वॉज सेवरली बेटन इन लाठीचार्ज। मैंने आपको बोलता था लाला लाजपत राय जी का देहांत हो गया था इस पर, ठीक है। लाठीचार्ज हुआ था वहाँ पर, पुलिस ने लोगों पे किया था जब उन्होंने इसका विरोध किया था, ठीक है। उसके बाद 1928 में आती है नेहरू रिपोर्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका भी कभी ना कभी क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है गाइस। आफ्टर बाइकआउटिंग साइमन कमीशन ऑल पॉलिटिकल पार्टीज कंस्टिट्यूटेड अ कमेटी अंडर चेयरमैनशिप ऑफ मोतीलाल नेहरू एंड तेग बहादुर सप्रू, ठीक है, टू इवॉल्व एंड डिटरमाइन द प्रिंसिपल फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बट द रिपोर्ट फेल, ठीक है। जब उन्होंने इतना बाइकआउट किया था एंड ऑल दैट, तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी जिसमें कि उन्होंने ये कहा था कि भाई हम अपने लिए हम अब कहीं ना कहीं एक कॉन्स्टिट्यूशन की ओर बढ़ रहे हैं, अपना कानून अपने आप खुद लिखना चाहते हैं, क्योंकि साइमन कमीशन का तो उन्होंने विरोध कर दिया कि भाई हमको नहीं चाहिए कोई बाहर वाला बंदा कैसे हमारे कानून बना सकता है। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट बना के दी थी इन्होंने कि भाई हमको ये चाहिए हमारा सारा कानून, बट ये रिपोर्ट फेल हो चुकी थी, इसको बनानी था, ठीक है उन्होंने। नेक्स्ट 1929 मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन लाहौर सेशन होता है, ठीक है। लाहौर सेशन ऑन डिमांड 1929 अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट इट्स लाहौर सेशन डिक्लेयर्ड पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस एज इट अल्टीमेट गोल। उसके बाद उन्होंने जब नेहरू रिपोर्ट ठुकरा दी तो भाई बोलते माँ एक तो हमारा देश और ऊपर से हम पे ही वो चला रहे हो, अब हमने क्या करना, अब हमको डोमिनेंस स्टेटस से कोई मतलब नहीं है, अब हमको चाहिए पूर्ण स्वराज भाई, बस बात रही ख़त्म। तो कब ये टाइम पूछी जाती है, डेट पूछी जाती है, एग्जैक्ट पूछा जाता है कि लाहौर सेशन में देखो कांग्रेस ने तो इस टाइम की देखो ना, सोचो ना कितनी बड़ी पार्टी हो चुकी है वो अपने टाइम की। तो कांग्रेस ने कब 9 दिसंबर को, कैसे 19 दिसंबर को 1929 को कौन सा सेशन था, ये पूछा जाता है कि कौन सा सेशन में पूर्ण स्वराज की डिमांड की थी गाइस, वो था लाहौर सेशन, ठीक है। लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज की डिमांड की थी। भाई उनका अल्टीमेट गोल क्या, आप बस हमको पूर्ण स्वराज दो, अंग्रेज़ों तुम इधर से निकलो, भारत छोड़ो हमारा, और हमको और कुछ नहीं चाहिए, ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ट्राई कलर फ्लैग वाज अडॉप्टेड ऑन 31 दिसंबर 1929। तो हमारा कोई जो तिरंगा है, ठीक है, जो भारत का जो तिरंगा है उसको अडॉप्ट किया गया, अपना एक फ्लैग लिया गया। कहीं ना कहीं देख रहे हो अभी एक क्रांति हो ही गई है, और अपना जो आज़ादी की ओर हम बढ़ रहे हैं, ठीक है। हमने अपना फ्लैग भी अडॉप्ट कर लिया था, कब किया था 31 दिसंबर 1929 में, ठीक है। वाज अनफेयर एंड 26 जनवरी 1930 वाज फिक्स एज फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे। और 26 जनवरी 1930 को पहला आज़ादी हमने अपना इंडिपेंडेंस डे बनाया था, आज़ादी का दिवस मनाया था, ठीक है। हमने तब बोलते हैं कि भाई हम अब आज़ाद हैं। डे टू सेलिब्रेट एवरी ईयर लेटर दैट दिस डे वाज चूजन रिपब्लिक डे। उसके बाद ये 26 जनवरी वाला दिन ये रिपब्लिक डे के दिन पे चुना गया था, ठीक है। इसको रिपब्लिक डे चुना गया था। डांडी मार्च 1930 हुआ था, ठीक है, जिसको आप बोल सकते हो आल्सो कॉल्ड द साल्ट सत्याग्रह। तो उसके बाद क्या हुआ था गाइज 1930 में,
महात्मा गांधी को एक बार वापस बोला कि भाई साहब आप कुछ करो और कोई मूवमेंट चलाओ। तो महात्मा गांधी ने डांडी मार्च किया था, ठीक है, साबरमती आश्रम से लेकर जब वो गए थे आपने 72 डेलीगेट्स के साथ। तो वहाँ पर उन्होंने जाया और रन ऑफ कच्छ में जाके उन्होंने नमक कानून को तोड़ा, नमक को बनाकर, ठीक है। डांडी मार्च इसको कहा जाता है 1930 में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इसको कहा गया, ठीक है। गांधी स्टार्टेड हिज मार्च फ्रॉम साबरमती आश्रम ऑन 12 मार्च 1930 फ्रॉम द साबरमती विलेज डांडी टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। ही पिक्ड अ हैंडफुल ऑफ सॉल्ट एंड इनग्रेटेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। उन्होंने एक मुट्ठी में नमक लिया और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत की, क्योंकि अंग्रेज़ों के कानून के अनुसार जो हम नमक नहीं बना सकते थे, बट उन्होंने नमक बनाया और उनका लॉ तोड़ा, ठीक है। उसके बाद आती है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। सबसे पहली होती है 30 में, फिर दूसरी पहली होती है 30 में, दूसरी होती है 31 में और तीसरी होती है 32 में, ठीक है। ये तीन के तीनों ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना आपने। तो गाइज जो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है 1930 में होती है, ठीक है। इट वाज फर्स्ट कॉन्फ्रेंस अरेंज बिटवीन ब्रिटिश एंड इंडिया। जब इतने उच्च स्तर पे गाइज रिवोल्ट होने लगे, लोगों के बीच क्लेश होने लगे, ठीक है। ब्रिटिशर को कहीं ना कहीं पता लग गया कि अब कहीं ना कहीं हमारे कंट्रोल में नहीं होने लगे हैं, तो उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बनवाई। सर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मतलब बैठक बुलाई कि भाई आओ बातचीत करें, वार्तालाप करते कि क्या प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। इट वॉज हेल्ड ऑन 12 नवंबर 1930 इन लंडन, ठीक है। 12 नवंबर 1930 को लंदन में हुई थी टू डिस्कस साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के बारे में डिस्कस करने के लिए बुलाई गई थी कि भाई हमने साइमन कमीशन आपके लिए भेजा, आपको पसंद नहीं आया, क्या बात है, एंड ऑल दैट, ठीक है। हिंदू महासभा एंड मुस्लिम लीग पार्टिसिपेटेड इन इट, ठीक है। किसने पार्टिसिपेट किया था? हिंदू महासभा ने पार्टिसिपेट किया, मुस्लिम लीग ने इसमें पार्टिसिपेट किया। द कॉन्फ्रेंस फेल ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ आईएनसी, बट इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, उसने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया और ये फेल हो गई। क्यों? क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस का भाई बहुत बड़ा रुतबा था, बहुत बड़ी पार्टी थी, मेन पार्टी वही थी, तो वही नहीं आई, तो फिर इन दोनों को तो बेचारी को कौन नहीं मानता था, तो इसलिए ये फेल हो गया था। उसके बाद 1931 में गांधी इरविन पैक्ट होता है, ठीक है। द गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेड बाय लॉर्ड इरविन एंड आईएनसी बाय गांधी जी एज साइन ए पैक्ट ऑन 5 मार्च 1931, ठीक है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को लॉर्ड इरविन ने रिप्रेजेंट किया था और इंडियन नेशनल कांग्रेस को महात्मा गांधी ने रिप्रेजेंट किया था, और 5 मार्च 1931 को एक पैक्ट साइन किया था जिसको बोलते हैं गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है। इन दिस आईएनसी कॉल्ड ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड एग्री टू ज्वाइन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। इस बातचीत में ये निष्कर्ष निकला था कि भाई आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करो प्लीज़, एक बातचीत करेंगे तभी तो कोई हल निकलेगा। तो इसमें ये इंडियन नेशनल कांग्रेस ने की तरफ से महात्मा गांधी ने बोला था ठीक है हम सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आएंगे। तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को गांधी जी को मतलब मनाने के लिए किया था बस, स्पेशल इतना बोलो ये हुए थे इरविन पैक्ट में। अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट अलाउड द विलेजर्स ऑन द कोस्ट टू मेक सॉल्ट फॉर कंजम्पशन एंड रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर्स, ठीक। तो सबसे पहली जीत थी उसके अनुसार उन्होंने पहले ये बताया था कि भाई गवर्नमेंट जो लोकल विलेजर्स हैं उनको अलो करेगी कि भाई वो अपने लिए खुद नमक बना सकते हैं सी कोस्ट पे, और जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे जो कि बड़े बड़े नेता थे जिनको जेल में डाल दिया था जब वो आंदोलन करते थे, उनको सभी को रिलीज़ किया जाए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं तो कराची सेशन ऑफ 1931 हुआ था एंड एंडोर्स द गांधी इरविन पैक्ट। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी फिर 1931 में 1931 में। गांधी रिप्रेजेंटेड द आईएनसी एंड वेंट टू लंदन, ठीक है। तो गांधी जी ने इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से अध्यक्षता की और वो भी लंदन गए टू मीट ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, रामसे मैकडोनल्ड। The conference, however, failed as Gandhiji could not agree with British Prime Minister on his policy of communal representation and refusal of British government on basis Indian demand for freedom, ठीक है। तो ये सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी गाइस ये फिर अगेन फेल हो गई थी, क्योंकि इसमें जो है गांधी जी ने ब्रिटिशर्स की जो डिमांड थी भाई हम आपको कम्युनल रिप्रेजेंटेशन देंगे, डोमिनेंट स्टेटस देंगे, बट इंडियंस के कहीं ना कहीं ये था कि भाई हमको फुल फ्रीडम चाहिए, पूरी आज़ादी चाहिए। तो राम से मैकडोनल्ड ने ब्रिटिश के जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने हमारी डिमांड जो कि फुल फ्रीडम की थी वो नेगलेक्ट कर दी थी, और डोमिनेंट स्टेटस की जो डिमांड थी वो महात्मा गांधी ने नेगलेक्ट कर दी थी। तो गाइस कहीं ना कहीं जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी ये भी फेल हो जाती है गाइस। ओके नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो पूना पैक्ट हुआ था। फिर क्या हुआ? पूना पैक्ट हुआ। चलो
पूना पैक्ट हुआ था सितंबर 25 1932 में गांधी और अम्बेडकर के बीच में, ठीक है। अब अम्बेडकर भी एक बहुत बड़े नेता बन चुके थे वहाँ पर, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की थी, काफ़ी ज़्यादा लो क्लास आते थे, ठीक है। वो भी द आइडिया ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस क्लासेस वाज अबैंडन्ड बट सीट रिजर्व फॉर देम इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर वर इंक्रीज। दस पूना पैक्ट एग्रीड अपॉन अ जॉइंट इलेक्टोरेट फॉर अपर एंड लोअर कास्ट गाइज। तो वैसे तो गांधी जी कहीं मानते नहीं थे अपनी बात, लेकिन यहाँ पर फॉर द फर्स्ट टाइम वो अम्बेडकर से मिलने गए भाई, और उन्होंने उनके साथ साइन किया पैक्ट कि भाई जो अम्बेडकर थे उन्होंने बोला कि हमको भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स चाहिए, हमको अपने अलग करने हैं जो हमारी डाउन वाली क्लास है, क्योंकि जो बी आर अम्बेडकर थे वो खुद एक लो कास्ट से आते थे, ठीक है। लेकिन महात्मा गांधी ने ऐसा कहा कि भाई अगर आप ऐसा करोगे तो हमारा देश टूट जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, तो एक काम करते हैं हम उनको अलग तो नहीं कर सकते हम सेपरेट इलेक्टोरेट्स को, बट एक काम करते हैं जो डिप्रेस क्लासेज हैं, जो लो लेवल क्लासेज है, हम उनके लिए रिजर्वेशन बढ़ाएंगे, कैटेगरी बढ़ाएंगे, ठीक है। तभी आज के समय पे जब हम पढ़ते हैं तो SC, ठीक है, ST और OBC के लिए रिजर्वेशन होती है, तो ओके। अगेन वापस एक बार फिर कोशिश की थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बनाई गई 1932 में, ठीक है। प्रोवाइड फ्रूटलेस एज मोस्ट ऑफ नेशनल लीडर्स वर इन प्रिजन। तो इसका जो रिजल्ट था ये फ्रूटलेस था, मतलब कोई इतना ज़्यादा सफल नहीं हुई, क्योंकि सभी जो बड़े बड़े लीडर्स थे उनको ब्रिटिश ने जो है जेल में डाल के रखा था, तो फिर क्या ही होगा। उसके बाद आता है हमारा अगस्त ऑफर 8 अगस्त 1940, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगस्त ऑफर में उनकी तरफ से ब्रिटिश की तरफ से हमको ऑफर आया कि भाई हमको डोमिनियन स्टेटस आपको देंगे, ठीक है। आप पोस्ट वॉर बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि उस टाइम देखो 1939 से लेकर 1945 तक जो है सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी, और इसके बाद इस साल में फर्स्ट 1939 से 1940 तक जो है ब्रिटिश की बहुत बुरी हार हो चुकी थी, बुरी हालत हो चुकी थी वर्ल्ड वॉर में, और हमको इसलिए दे रहे थे आगे से, इसलिए बार बार झुक रहे थे, क्योंकि उनको वर्ल्ड वॉर सेकंड में सपोर्ट चाहिए था इंडिया का, ठीक है। तभी बट इंडियंस ने इस पर मना कर दिया कि हम आपको कोई सपोर्ट नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हम आपके लड़ाई के बाद हम आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी भी बनवाएंगे टू एक्सपेंड द गवर्नमेंट जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल टू गिव फुल वेट टू माइनॉरिटी ओपिनियन एंड बट दिस वॉज रिजेक्टेड बाई इंडियन नेशनल बट वॉज एक्सेप्टेड बाई मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग ने अगस्त ऑफर को एक्सेप्ट कर दिया था और कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया था। फिर अगेन बट क्योंकि कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी थी, इसलिए कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हो नहीं पाया था ये भी। क्रिप्स मिशन आया था उसके बाद 1942 में गाइस। अब 1939 के बाद 40, 41, 42 3 साल हो चुके थे लगभग, और वर्ल्ड वार चल रही थी, और इसमें तो उनकी बड़ी खस्ता हालत हो गई थी, ठीक है। तब इनको तो झुकना ही पड़ेगा ब्रिटिश को। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट विद अ व्यू टू गेट कोऑपरेशन विद इंडियंस इन सेकंड वर्ल्ड वार, मैंने बताया था ना, जैसे सेंट सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, उन्होंने सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भेजा इंडिया, ठीक है, तो सेटल विद इंडियन लीडर्स, ठीक है, इंडियन लीडर्स के साथ सेटलमेंट करने के लिए भेजा। ही ऑफर्ड डोमिनियन स्टेटस टू द ग्रेट ही ऑफर डोमिनियन स्टेटस टू ग्रांट आफ्टर वार, ठीक है। उन्होंने बोला कि भाई आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे लड़ाई के बाद। कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट कर दिया था। गांधी जी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक कहा, क्योंकि भाई उसने कहा कि भाई लड़ाई के बाद तुम वापस बदल जाओगे फर्स्ट वर्ल्ड वार की तरह, इसलिए हम अब आपका आप पे विश्वास नहीं करते, क्योंकि उनकी हाल तो पहले से खत्म हो चुकी। पोस्ट डेटेड चेक ऑन क्रैशिंग बैंक, क्रैशिंग बैंक इसलिए मतलब क्योंकि वो ब्रिटिश की हाल तो वैसे खस्ता हो ही गई थी, तो वो क्रैश करने वाले थे, ठीक है। तो गांधी जी ने इस बार अच्छा मौका देखा, भाई अब बोलते हैं इस वैसे ही इस बार ठंडे हैं तो अब इनको। उसके बाद अगर हम बात करते हैं रिवोल्ट ऑफ 1942, जिसको क्विट इंडिया मूवमेंट कहा गया है गाइस। इसको कहीं ना कहीं वर्था प्रपोजल या फिर लीडरलेस रिवोल्ट भी कहा गया है, ये इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। द रेजोल्यूशन वॉज पास, उनका रेजोल्यूशन पास हुआ 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में। गांधी ने एक स्लोगन दिया था, डू और डाई, करो या मरो। गाइस काफ़ी ज़्यादा इसका भी अलग अलग बातें हैं, अलग अलग बोला गया है कि भाई गांधी जी अहिंसावादी थे, पर लास्ट में उन्होंने डू और डाई क्यों बोला, करो या मरो। तो गाइस अलग अलग ओपिनियंस हैं, कहीं उसमें एक ओपिनियन ये भी है डू और डाई का मतलब करो या फिर मरो। आज अपने आप को आज़ादी दिलाओ, आज़ादी में अपनी कोशिश करो पूरी, या फिर कोशिश करते करते मरो, या मारो नहीं था, डू और डाई मतलब मरो या मारो नहीं था, ये डरो मरो करो या फिर मरो, करो या फिर मरो, ऐसा काम करो या फिर उस काम या तो काम करो अपने बचाने के लिए और करते करते मर जाओ, ठीक है, बट किसी को मारो नहीं, इसका मतलब ये था डू और डाई का। तो कहीं ना कहीं पर किसी से कोई जो है गांधी जी को मिस इंटरप्रेट करके डू और डाई का करो और मरो वाला लेते हैं, तो ऐसा नहीं था, मुझे हमारे गुरु ने बताया था, मैंने आपको बता दिया, ओके। 1 अगस्त को कांग्रेस वॉज बैंड इन इट्स इंपॉर्टेंट लीडर्स एंड अरेस्टेड, ठीक है। तो गांधी जी कांग्रेस के जो सभी जो मेन लीडर थे वो अरेस्ट हो गए थे, ठीक है। गांधी जी वॉज केप्ट एट द आगा खान पैलेस पुणे, गांधी जी को भी नज़रबंद कर दिया था। कहाँ पर रखा था? आगा खान पैलेस पुणे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको याद रखना आपने, ओके। द पीपल बिकेम वायलेंट, भाई लोगों ने बोला भाई अब आपने आती मचा दी, जो भी कुछ करना था सबको जेल में डाल देते, ठीक है। मूवमेंट वॉज हाउएवर क्रैश बाय द गवर्नमेंट, हालांकि जो मूवमेंट था उसको गवर्नमेंट ने क्रैश कर दिया था, ओके।
तो गाइस कहीं ना कहीं को मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी यार सुभाष चंद्र बोस, एक ये भी बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हैं, ठीक है। इनकी बात कर लेते हैं। तो इन्होंने भी अपने देश को बचाने के लिए बहुत कोशिश की, प्रयास किए बेचारे ने, ठीक है। तो सुबह इन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की थी गाइस। इनको पता लग गया था कि भाई आप ब्रिटिश शासन नहीं मारने वाले, इनको फंटा चाल के मार के भगाना पड़ेगा। तो बाहर से बंदे यहाँ से इंडिया से इनको भी नज़रबंद कर दिया था। तो इन्होंने इंडिया से लेकर देखो अफगानिस्तान गए, अफगानिस्तान से जर्मनी गए, हिटलर के साथ मिले, हिटलर से रशिया गए, रशिया से जापान गए और जापान से सिंगापुर गए। तो गाइस इन्होंने इतना सब कुछ करके इंडियन नेशनल आर्मी बनाई थी गाइस अपने देश के लिए। और आज के जब पूछते हैं तो मैक्सिमम लोगों को नहीं पता, तो जो कि एक शर्म की बात है सर गाइस, इसलिए हमको अपनी हिस्ट्री पता होनी चाहिए, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस एस्केप्ड टू बर्लिन, ठीक है, 1941 एंड सेटअप एंड इंडियन लीग वहाँ पर। देयर इन जुलाई 1943 ही जॉइंड INA एट सिंगापुर, ठीक है। इंडियन नेशनल आर्मी उन्होंने ज्वाइन की। रास बिहारी बोस हैंडेड ओवर द लीडरशिप टू हिम, ठीक है। तो इंडियन नेशनल आर्मी की जो कमान थी तो वो रास बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस को सुभाष चंद्र बोस को थमा दी थी 1943 में, ठीक है। INA हैड 3 फाइटिंग ब्रिगेड्स आफ्टर नेम्ड आफ्टर। तो इंडियन नेशनल आर्मी की 3 ब्रिगेड्स थी, ठीक है, 3 मतलब टुकड़ियाँ थी। तो किन किन नाम पड़े थे? गांधी, आज़ाद, नेहरू, ठीक है। और उनके पास एक वुमेन की भी थी, रानी ऑफ झांसी ब्रिगेड वाज एन एक्सक्लूसिव वुमेन फोर्स, ठीक है। तो उनके पास वुमेंस की भी थी जो रानी झांसी के उस पर डेडिकेटेड थे, ठीक है। INA का हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो रंगून सिंगापुर में था। तो कैबिनेट मिशन उसके बाद नेक्स्ट होता कैबिनेट मिशन हुआ था 1946 में होता। इसके मेंबर थे वेवल एंड पैट्रिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर एंड स्टैफोर्ड क्रिप्स, ठीक है। तो ये मेंबर कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में। क्या इसके मेन जो थे देखते हैं, मेन प्रपोजल क्या थे। सबसे पहले रिजेक्शन ऑफ डिमांड ऑफ फुल फ्लेज पाकिस्तान। तो गाइज इसमें इन्होंने फुल फ्लेज पाकिस्तान, जो कि मुस्लिम लीग की सबसे पहले डिमांड थी कि हमको अलग पाकिस्तान, हम अलग देश चाहिए, तो इसमें इन्होंने उसको मना कर दिया कि भाई पाकिस्तान आपको फुल फ्लेज नहीं मिलेगा। लूज यूनियन अंडर अ सेंटर विद सेंटर कंट्रोल ओवर डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स, ठीक है। प्रोविंसेस वर टू हैव फुल ऑटोनॉमी एंड रिजोल्यूट पावर। भाई प्रोविंसेस जो थे उनको अपनी ऑटोनॉमी खुद मिलेगी कि रिजोल्यूट पावर मिलेगी कि क्या वो जो नया देश बन रहा है आप उसमें शामिल होना चाहते हैं या फिर अलग रहना चाहते हैं, एंड ऑल दैट, ठीक है। प्रोविंशियल लेजिस्लेटर वर इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली भी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की बात ये लगी कि भाई इलेक्शन होगा और उसके तहत कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई जाएगी, ठीक है। बहुत कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग एक्सेप्टेड इट। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग की आधी बातें पूरी हो गई थी, तो इसलिए मुस्लिम लीग ने बोला कि भाई अभी पहले चुप रहते हैं, बाद में इनको देखते हैं। तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने सबसे फर्स्ट टाइम दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया था क्रिप्स मिशन, ठीक, कैबिनेट मिशन, ठीक है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट, क्योंकि दोनों अब एक्सेप्ट कर चुकी थी, इसलिए फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट की अंतरिम सरकार की जो है स्थापना की गई। कब की गई? केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 2 सितंबर 1946 में, ठीक है। इन अकॉर्डेंस विद द कैबिनेट मिशन प्रपोजल एंड वाज हेडेड बाय, कौन थे, किसने हेड किया था? जवाहरलाल नेहरू। मुस्लिम लीग रिफ्यूज टू ज्वाइन इट इनिशियली। मुस्लिम लीग ने सबसे पहले इसको ज्वाइन करने से पहले स्टार्टिंग में मना कर दिया था, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर एटली ऑन 20 फरवरी 1947 अनाउंस दैट ब्रिटिश वुड हैव विदड्रॉ फ्रॉम इंडिया बाय 30 जून 1948। तो बाद में प्राइम मिनिस्टर एटली जो थे उन्होंने बोला था कि ब्रिटिशर्स को कि भाई हम 30 जून 1948 तक जो है सब वापस आ जाएंगे ब्रिटिशर्स और इंडिया को आज़ाद हो जाएगा, ठीक है उस टाइम पर। तो उसके बाद कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की स्थापना होती है, कब होती है? दिसंबर 1946 में होती है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की स्थापना, ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो एक मिनट रुकना थोड़ा सा, चलो जी। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो सबसे पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके प्रेसिडेंट चुने गए थे। गाइज अगर हम बात करें इसकी तो थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा बताया गया। अच्छा हाँ, तो अगर हम गाइज फर्स्ट बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो पहली बैठक हुई थी, कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। और गाइज 9 दिसंबर 1946 को जब इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी तो इसके पहले प्रेसिडेंट थे, या क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। वो टेम्परेरी बेसिस पे बनाए गए थे फ्रेंच कानून के अनुसार, क्योंकि जब पहली मीटिंग हुई थी, पहली मीटिंग में किसको बनाएं आप? पहले मीटिंग में इलेक्शन करते रहेंगे तो टाइम लग जाएगा, तो सीनियरिटी के अनुसार, सीनियरिटी के आधार पर जो है सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया था। उसके बाद सेकंड जब इसकी मीटिंग हुई थी, सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन बैठक हुई थी, कब हुई थी सेकंड बैठक हुई थी 11 दिसंबर, सॉरी उसके 2 दिन के बाद, 9 की 11 दिसंबर 1946 को
फुल फ्लैज वोटिंग के साथ जो है राजेंद्र प्रसाद जो है प्रेसिडेंट बनते हैं। तो गाइस राजेंद्र प्रसाद जो है अभी तक के हैं एक ऐसे प्रेसिडेंट हैं जिनका कोई विरोध नहीं हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है, जिन्नास डायरेक्ट एक्शन प्लान रेजोल्यूशन अगस्त 16 1946, तो इसी के खिलाफ इसी से आक्रोशित होकर जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे निकाल दिया था। ठीक है, इलेक्शन रिजल्ट डिड नॉट फेवर मुस्लिम लीग, सो जिन्ना विड्रॉ हिज एक्सेप्टेंस ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, क्योंकि जब इलेक्शन हुए थे तो क्योंकि मुस्लिम लीग इतना ज़्यादा पावर में नहीं आ पाई तो मोहम्मद अली जिन्ना ने कैबिनेट मिशन को मानने से इनकार कर दिया था। और मुस्लिम लीग पास डायरेक्ट एक्शन रेजोल्यूशन विद कमेंट बोथ द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड कांग्रेस। ठीक है, अगस्त 16 1945 इट इज हैवी कम्युनल राइट्स, बहुत ज़्यादा दंगे फसाद हो गए थे उसकी वजह से गाइस। ठीक है, जिन्ना सेलिब्रेटेड पाकिस्तान डे ऑन, तो जिन्ना ने पाकिस्तान डे सेलिब्रेट किया था गाइस। कब सेलिब्रेट किया था? 27 मार्च 1947 में। बट आज के टाइम में अगर हम बात करते हैं तो जो पाकिस्तान है वो अपना इंडिपेंडेंस डे कब मनाता पता है? 14 अगस्त, इंडिया के एक दिन पहले। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा गाइस माउंटबेटन प्लान 3 जून 1947 को जो कि हुआ था। ओके, द प्लान फॉर्मुलेटेड बाय लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, उनके द्वारा हुआ था। आउटलाइन दैट इंडिया टू बी डिवाइडेड इनटू द इंडिया एंड पाकिस्तान। उसके बाद उन्होंने बोला था कि इंडिया को जो इंडिया और पाकिस्तान में डिवाइड किया जाएगा। आप क्या कहना है? ठीक है, और कोई था नहीं, मुस्लिम लोग मानने को तैयार नहीं थी क्योंकि कम्युनल राइट्स भी हो गया था। डियर वुड बी सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर पाकिस्तान टू फ्रेम इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। भाई एक अलग सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई जाएगी पाकिस्तान के लिए जो कि उसका कॉन्स्टिट्यूशन बनवाएगी। ओके, प्रिंसली स्टेट वुड एंजॉय देयर लिबर्टी टू एंजॉय इधर पाकिस्तान और इवन रिमेन इंडिपेंडेंट। सो प्रिंसली स्टेट जो थी, ठीक है, उनको ये अथॉरिटी दी गई, उनको ये चॉइस दी गई कि भाई आप या तो खुद अकेले रह सकते हो या फिर आप इंडिया या पाकिस्तान इन दोनों में से एक चुन इनके साथ मिल सकते हो। ठीक है, बंगाल और पंजाब विल पार्टीशन एंड रिफरेंडम इन NEFPA एंड सलहेट डिस्ट्रिक्ट असम वुड बी हेल्ड। ठीक है, तो ये जो थी बाद में इनको भी पार्टीशन किया गया था, इनको मिला लिया गया था। ठीक है, तो इसको नॉर्थ ईस्ट फ्रंटायर प्रोविंस जो कि आज के पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, अ सेपरेट स्टेट फॉर पाकिस्तान वुड बी क्रिएटेड एंड बाउंड्री कमीशन वाज एक मिनट हाँ, बाउंड्री कमीशन वाज हेडेड बाय रेड क्लिफ। तो रेड क्लिफ जो आज हम बात करते हैं तो रेड क्लिफ लाइन के बारे में बात करते हैं, किसके बीच है? तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में गाइस कौन सी लाइन पड़ती है? रेड क्लिफ लाइन पड़ती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, तो ये रेड क्लिफ के अंदर हुआ था। रेड क्लिफ जो उस टाइम के जो वो जिस बंदे ने डिवाइड करवाया था, ठीक है, उसके नाम पे पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा था पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस। ठीक है, हमारा लास्ट टॉपिक है पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस जो कि अगस्त 1947 में हुआ था। अगर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 इम्प्लीमेंटेड ऑन 15 अगस्त 1947 इबोलिश्ड द सोवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है, तो 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश की जो पॉलिसीज थी, ब्रिटिश के जो रूल्स वगैरह थे, वो सब कुछ एबॉलिश होके इंडिया एक सोवरेन बन गया। ठीक है, सोवर्जिनिटी मिल गई हमको किससे? ब्रिटिश पार्लियामेंट से। कब मिली हमको? 15 अगस्त 1947 को। सो दैट इज़ वाई, इसलिए हम इसको आज़ादी का दिन मनाते हैं। ठीक है, क्योंकि उस दिन के बाद हमारे ऊपर जो भी सोवर्जिनिटी थी वो ख़त्म हो गई, हम सोवर्जिन हो गए। ठीक है, सोवर्जिन मतलब जो अपने डिसीजन आप खुद ले सकते हैं। ठीक है, डोमिनियन स्टेटस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान वर क्रिएटेड, ईच डोमिनियन हैज़ टू बी वाज टू हैव गवर्नर जनरल। ठीक है, डोमिनियन स्टेटस क्रिएट किया गया और इस डोमिनियन में हर एक डोमिनियन में एक जो गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक है, तो इंडियन के माउंटबेटन के बाद पहले इंडियन थे जो गवर्नर जनरल बने थे, वो कौन है? C राजगोपालचारी। ठीक है, चक्रवर्ती राजगोपालचारी इंडिया के जो सबसे पहले गवर्नर जनरल बना। ठीक है, फ्री इंडिया के। वैसे फ्री इंडिया के सबसे पहले गवर्नर जनरल पता कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन पहले भारतीय जो कि फ्री इंडिया के पहले गवर्नर जनरल बने वो C राजगोपालचारी है। ये थोड़ा घुमा के क्वेश्चन आएगा, इसलिए आप देख लेना। पाकिस्तान वाज टू कंप्राइज सिंध, ब्रिटिश बलूचिस्तान एंड FWPA, वेस्ट पंजाब एंड ईस्टर्न बंगाल। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस देयर वाज 562 कितने? 562 बिग एंड स्मॉल प्रिंसली स्टेट्स गाइस। आज के ज़माने में जो इतनी थी, उस समय पे 562 प्रिंसली स्टेट्स थी। ओके, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि एक मिनट, हमारे पहले होम मिनिस्टर बने, उन्होंने सभी को इकट्ठा किया। ठीक है, 562 प्रिंसली स्टेट्स को उन्होंने इकट्ठा किया था गाइस। एक मिनट, ठीक है, ओके, तो हमारे जो फर्स्ट अब मैं
PDF लेता हूँ, ठीक है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि हमारे क्या थे, फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। गाइज इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है गाइज, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ठीक है। तो 15 अगस्त 1947 को ये हुआ कश्मीर, बट 4-5 ऐसी प्रिंसली स्टेट थी गाइज जो कि तभी हमारे साथ जुड़ी नहीं थी। वो कौन थे, कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर हम बात करते हैं। उसके बाद आता है हैदराबाद, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है जूनागढ़। उसके बाद आता है हमारा गोवा, क्योंकि गोवा पुर्तगाल के अंडर था, ठीक है तब। एंड पौंडीचेरी, पौंडीचेरी किसके अंडर था, फ्रेंच के अंडर, ठीक है। बट लेटर इन सबको भी मिलाया गया था गाइस। इसके साथ हमारा होता है कंप्लीट मॉडर्न इंडिया। उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी। मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी, काफ़ी थोड़ा वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी थी, मुझे पता कहीं ना कहीं आप थोड़े बोर भी हुए होंगे गाइस, ऐसी बात नहीं है। बट उम्मीद करना कि आप इन लेक्चर्स को 2-3 बार सुनना, तभी आपकी जाके समझ जाएगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ मिलते हैं MCQs में। उम्मीद रहेगी कि जितने भी MCQs होंगे उनमें से आप 80 to 90% तो आराम से अटैम्प्ट कर ही लोगे गाइस। उम्मीद है आपके साथ मज़ा आया होगा। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।